नूतन बहू। सावन का महीना है। आकाश गहरे सलेटी बादलों से ढका हुआ है और बाहर रुक रुक कर नन्ही फुहारें गिर रही हैं। मिट्टी की वो सोंधी महक हवा में तैर रही है जो केवल सावन की झड़ी में ही महसूस होती है। भीतर बैठक खाने में माधव दत्त महाशय अपने 3 मित्रों हाराण मुखोपाध्याय, राखाल मित्र और केदार चक्रवर्ती के साथ जमे हुए हैं। तंबाकू का धुआं और हुक्के की गुड़गुड़ाहट उस शांत सुबह को एक आत्मीय गर्माहट दे रही है। दत्त महाशय की आयु 50 के ऊपर हो चली है। रोज की तरह आज भी वे सुबह जल्दी उठे, गंगा स्नान किया, विधि विधान से पूजा पाठ समाप्त किया और थोड़ा जलपान करके अपनी इस प्रिय टोली के साथ गपशप करने बैठ गए। अभी सुबह के 10 ही बजे थे कि डाकिया आया और उनके हाथ में 2 लिफाफे थमा दिए। दोनों लिफाफों पर लिखावट एक ही थी। एक पत्र स्वयं दत्त महाशय के नाम था और दूसरा उनकी मझली बेटी निर्मला कुमारी के नाम। दत्त जी ने हुक्के की चिलम निकालकर हाराण जी के हाथ में दी और नाक पर चश्मा टिकाकर पत्र पढ़ने लगे। जैसे जैसे उनकी आंखें शब्दों पर फिर रही थी, उनके चेहरे का रंग बदलने लगा। वो संकोच और चिंता जो वर्षों से उनके माथे पर जमी थी, वो धीरे धीरे संतोष और प्रसन्नता की मुस्कान में बदलने लगी। पत्र समाप्त कर दत्त जी ने आवाज लगाई, वामा। पुराना वफादार नौकर वामा हाजिर हुआ। दत्त जी ने बेटी के नाम वाला पत्र उसे देते हुए कहा, इसे अपनी मेजदी मुनि को दे आओ। हाराण मुखोपाध्याय ने चिलम से कश खींचते हुए पूछा, दत्त जी, किसका पत्र है? दत्त जी ने बड़े गर्व से उत्तर दिया, कोलकाता से मंझले दामाद ने लिखा है, ये देखिए। और उन्होंने वो पत्र मुखोपाध्याय के हाथ में थमा दिया। दरअसल दत्त जी की इस प्रसन्नता के पीछे एक लंबी कसक थी। उन्होंने अपनी बड़ी बेटी का विवाह तो बड़े ठाट-बाट और खर्च के साथ किया था, पर दामाद कुछ खास काम का न निकला। लेकिन मझली बेटी निर्मला के भाग्य में कुछ और ही लिखा था। उसका विवाह उन्होंने एक ऐसे युवक से किया था जिसका दुनिया में कोई न था, वसंत। वसंत की उम्र उस समय 30 के करीब थी। माता पिता पहले ही गुजर चुके थे और वह कोलकाता में एक किराए के कमरे में रहकर दलाली का काम करता था। गरीबी ऐसी थी कि शादी के 5 साल बीत गए, एक 4 साल की प्यारी सी बेटी भी हो गई, पर निर्मला अभी तक अपने पिता के घर ही बैठी थी। पूरे मोहल्ले में लोग दत्त जी पर छी करते थे। लोग कहते थे, दत्त जी ने लालच में आकर ऐसा कौड़ी के मोल वाला दामाद ढूंढा कि बेटी अब जन्म भर बाप की रोटी तोड़ेगी। ससुराल जाना तो इसके भाग्य में लिखा ही नहीं है। निर्मला खुद लज्जित रहती थी और उसकी मां भी अब दामाद को खरी खोटी सुनाने लगी थी। जब मुखोपाध्याय पत्र पढ़ने लगे तो दत्त जी ने टोकते हुए कहा, अरे जरा ऊंचा पढ़िए ना, जोर से पढ़िए। उनकी इच्छा थी कि बैठक खाने में बैठे बाकी 2 मित्र भी इसे सुने और फिर ये समाचार पूरे गांव में फैल जाए ताकि उनके नाम पर लगा वो कलंक धुल सके। हाराण मुखोपाध्याय ने गला साफ किया और ऊंचे स्वर में पढ़ना शुरू किया। कोलकाता, 9 श्रावण 1332 साल। परम आदरणीय ससुर जी के श्रीचरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अद्य एक शुभ समाचार देने के लिए ये पत्र लिख रहा हूं। आपके चरणों के आशीर्वाद से अब मेरे जीवन में उन्नति का सूर्य उदित हुआ है। मैंने एक बहुत ही उत्तम नौकरी प्राप्त कर ली है। पुरानी दलाली का अनिश्चित काम त्याग कर इसी महीने की 1 तारीख से मैंने नए पद का कार्यभार संभाल लिया है। मेरा वेतन फिलहाल 150 रुपए निश्चित हुआ है। साहब मुझ पर बहुत कृपालु है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि यदि मेरा कार्य संतोषजनक रहा तो वर्ष के अंत में मेरा वेतन और बढ़ा दिया जाएगा। ससुर जी, अब तक केवल धन के अभाव के कारण मैं अपनी पत्नी और संतान के भरण पोषण का भार उठाने में स्वयं को असमर्थ पा रहा था। इस कारण मैं आपके समक्ष सदा ही अत्यंत लज्जित रहा, परंतु अब ईश्वर की असीम कृपा से मैं अपनी पत्नी और पुत्री को अपने निकट रखने में सक्षम हो गया हूं। मैंने श्याम बाजार में 50 रुपए मासिक किराए पर एक छोटा सा दुमंजिला घर भी ठीक कर लिया है। अब यदि आपकी अनुमति हो और पूजनीय सासू मां को कोई आपत्ति न हो तो मैं एक दिन की छुट्टी लेकर आऊं और निर्मला को विदा करा ले जाऊं। आगामी 17 श्रावण को अंग्रेजी महीने की 1 तारीख होगी और मुझे अपना वेतन मिल जाएगा। यदि इसके बाद श्रावण मास के भीतर ही कोई शुभ मुहूर्त स्थिर कर दे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यदि भाद्रपद भादों लग गया तो फिर हमें 1 मास और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। पूजनीय माता जी को मेरा प्रणाम कहिएगा। मैं यहां पूर्णतः कुशल हूं। आपके आदेश की प्रतीक्षा में
सेवक वसंत कुमार बसु। पाठ समाप्त कर हारान मुखोपाध्याय ने पत्र दत्त जी को लौटाया और बोले, वाह, लड़का तो बड़ा बहादुर निकला। इस महंगाई के जमाने में 150 की नौकरी पाना क्या कोई छोटी बात है। राखाल मित्र ने सुर मिलाया, अरे भाई, लड़का चतुर और समझदार तो था ही, वो तो हम हमेशा से देखते आ रहे थे। केदार चक्रवर्ती ने भी अपना विचार रखा, और देखिए स्वभाव कितना कोमल और विनीत है। पत्र में कैसी मर्यादा बरती है। आज के लड़के होते तो कहते, मेरी अपनी पत्नी है, मैं ले जा रहा हूं, इसमें ससुर से पूछने की क्या बात है। पर इसने कितनी आत्मीयता दिखाई है। सावन की वह झड़ी आज भी थमी नहीं है। सुबह से ही आसमान मटमैले बादलों से घिरा है और रह रहकर नन्ही नन्ही फुहारें गिर रही हैं। बैठक खाने में बिछे तख्तपोश पर माधव दत्त महाशय दोपहर की मीठी नींद का आनंद ले रहे थे। तभी दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी ने ठंग ठंग करके 4 बजाए। उस आवाज से दत्त महाशय की नींद उचट गई। उन्होंने आंखें खोली, खिड़की के बाहर आकाश की मध्यम रोशनी देखी और एक बार फिर करवट लेकर सोने की कोशिश की। परंतु अचानक उन्हें याद आया कि आज संध्या की गाड़ी से मंझले जमाई बाबू पधारने वाले हैं। मेहमान नवाज ससुर का मन तुरंत जाग उठा। रात्रि के भोजन के लिए कुछ विशेष प्रबंध जो करना था। उन्होंने उठकर एक लंबी जम्हाई ली, उंगलियों से 3 चुटकी बजाई और आवाज दी, रामा, तंबाकुला। नौकर रामा आंगन में बैठा गड़ासे से खरखर की आवाज करते हुए गायों के लिए चारा काट रहा था। वहीं से उत्तर दिया, जी सरकार, अभी लाया। इसी समय दत्त महाशय की 4 साल की नातिन कमला, जो निर्मला की बेटी थी, नाचती हुई कमरे में आई और चहककर बोली, ओ दद्दू, अभी तक सो रहे हो? कब उठोगे तुम? देखो दिन ढल गया। दत्त महाशय ने लाडली को पास बुलाया, उसकी ठुड्डी को छुआ और प्यार से बोले, क्यों रे साली, मैं सोया हूं या जाग रहा हूं? क्या तुझे दिखाई नहीं देता? कमला ने तुतलाते हुए कहा, वो तो देख रही हूं। पर नानी ने कहा था कि बैठक खाने में जाकर अपने दद्दू से कहे कि ओ दद्दू, अभी तक सो रहे हो? कब उठोगे तुम? तो क्या मैं नानी से जाकर कह दूं कि तुम उठ गए हो? दद्दू मुस्कराए, अच्छा, कह देना, पर जरा बैठ तो सही। जानती है आज कौन आएगा? जानती हूं। बाबा आएंगे। तो क्या बाबा के आने तक तू जाग पाएगी? बालिका ने बड़े उत्साह से उत्तर दिया, जागना ही पड़ेगा। बाबा ने मां को चिट्ठी में लिखा है कि वह मेरे लिए गुड़िया लाएंगे। भला मैं गुड़िया देखे बिना कैसे सो सकती हूं? इतने में रामा हाथ में हुक्का लिए प्रवेश करता है, चिलम की आग को फूंक मारकर सुलगाते हुए। दत्त महाशय ने हुक्का हाथ में लिया और रामा को निर्देश देने लगे, अरे रामा, तू जरा चटपट गंगा के घाट की तरफ जा तो। आज सारा दिन सावन की फुहारें गिर रही हैं। आज पक्का ताजा हिलसा, इलिश, मछली आई होगी। मछुआरे अभी नावे लेकर घाट पर आ ही रहे होंगे। केष्टा, मोतीलाल या रामधन, जिसके पास भी सबसे अच्छी हिलसा दिखे, ले आना। देख, मछली बड़ी होनी चाहिए और खूब चौड़ी, वो लंबी और पतली वाली मत लाना, उनमें स्वाद नहीं होता। मछुआरे से कहना कि आज सरकार के जमाई आ रहे हैं, इसलिए सबसे उम्दा मछली दे, पैसे कल सुबह आकर ले जाए। और हां, बाजार में हरीश हलवाई की दुकान पर भी कह देना कि 1 सेर बढ़िया कच्चा गोला, संदेश तैयार रखे। लौटते समय एक हाथ में मछली और दूसरे में मिठाई लेकर आना। वजन ठीक से देख लेना, समझा? जी सरकार, कहकर रामा चला गया। तभी हारान मुखोपाध्याय भीतर आए और ब्राह्मणों वाला हुक्का सुलगाकर तख्तपोश पर बैठते हुए बोले, आज जैसी बारिश हो रही है, मछली तो वाकई लाजवाब मिलेगी। वैसे जमाई बाबू कब तक पहुंचेंगे? दत्त महाशय ने धुएं का कश खींचते हुए कहा, शाम की 7 बजे वाली गाड़ी से। कोलकाता में रहते हैं, वहां तो मछुआरे पुरानी मछली की पूंछ और मुंह को रस्सी से बांधकर धनुष जैसा बनाकर ताजा कहकर बेच देते हैं, और ये लोग उसे ही गंगा की हिलसा समझकर खा लेते हैं। आज जमाई बाबू को दिखा दूंगा कि असली ताजी गंगा की इलिश चीज क्या होती है। मुखोपाध्याय ने कमला को पुचकारते हुए पूछा, क्यों दीदी, सुना है तुम हमें छोड़कर जा रही हो? अपने दद्दुनानी को छोड़कर चली जाओगी तो तुम्हारा मन नहीं दुखेगा? क्या वहां रह पाओगी? बालिका ने बड़े गर्व से गर्दन उठाई और बोली, खूब रह पाऊंगी। दत्त महाशय हंस पड़े, सुना मुखोपाध्याय जी, क्यों रे नम कहराम,
इतने दिन हमने तुझे सीने से लगाकर पाला और तुझे हमें छोड़ते हुए थोड़ा भी दुख नहीं होगा? बालिका को अपनी भूल का एहसास हुआ। वो झेम गई और अपने नाना की ओर मुड़कर उनके सीने के सफेद बालों को खींचते हुए लाड़ से बोली, दुख नहीं होगा? बहुत होगा, पर मैं वहां ज्यादा दिन नहीं रहूंगी दद्दू। जल्दी ही वापस आ जाऊंगी और तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी गुड़िया लाऊंगी। कोलकाता में बहुत गुड़िया मिलती हैं, हजारों, लाखों, 200, 300। मुखोपाध्याय ने हंसते हुए उसके गाल थपथपाए। अच्छा, और क्या क्या मिलता है कोलकाता में? कमला ने आंखें मटकाकर कहा, उफ, बहुत चीजें। वहां थिएटर है, चिड़ियाघर है, कालीघाट है। मां और भी बहुत कुछ बता रही थी, मुझे सब याद नहीं आ रहा। तभी घर की दासी ने द्वार पर आकर आवाज दी, मुन्निया, मां बुला रही है, दूध पी ले चल। खैर कर्ता की ओर देखकर बोली, सरकार, मालकिन ने आपको एक बार याद किया है, चलो आता हूं। दत्त महाशय उठे और मुखोपाध्याय से बोले, शाम को आ रहे हो ना? हां, बिल्कुल आऊंगा। जमाई बाबू से मिलना जो है, 7 बजे की गाड़ी है ना? क्या तुम खुद स्टेशन जाओगे? दत्त महाशय ने बाहर की कीचड़ देखते हुए कहा, नहीं, बड़ा कीचड़ और पानी है, लालटेन देकर रामा को ही भेज दूंगा। ठीक है, मैं संध्या वंदन करके 8 बजे तक आता हूं। मुखोपाध्याय विदा हुए और दत्त महाशय नातिन का हाथ पकड़कर भीतर घर में चले गए। रात के 8 बज चुके थे। मुखोपाध्याय हाथ में लाठी और लालटेन लिए जब दत्त भवन पहुंचे तो बैठक खाना खाली था। पता चला कि जमाई बाबू आ चुके हैं और अभी जलपान कर रहे हैं। मुखोपाध्याय वहीं बैठकर प्रतीक्षा करने लगे। थोड़ी देर बाद दत्त महाशय अपने दामाद के साथ कमरे में आए। मुखोपाध्याय सम्मान में खड़े हो गए और बोले, कहो बेटा वसंत, कुशल तो हो? जी काका, सब ठीक है। जमाई ने झुककर मुखोपाध्याय के चरण छुए। सबके बैठने के बाद मुखोपाध्याय ने बात शुरू की, तुम्हारी अच्छी नौकरी लग गई है, यह सुनकर बड़ा आनंद हुआ बेटा। वह दलाली फलाली का काम छोड़ दिया, बहुत अच्छा किया। तुम जैसे पढ़े लिखे लोगों को वो सब शोभा नहीं देता। वैसे अब किस दफ्तर में नौकरी लगी है? वसंत ने विनीत स्वर में उत्तर दिया, जी, इंग्लिशमैन ऑफिस में। उनका कामकाज क्या है? वसंत ने समझाया, इंग्लिशमैन अखबार है, साहबों का अखबार है, बड़ा रसूख है उसका। बड़े बड़े अंग्रेज अफसर, जज, मजिस्ट्रेट और कमिश्नर साहब तक उसमें बिना नाम के लेख लिखते हैं। मुखोपाध्याय चौंक कर बोले, अच्छा, तब तो बड़ा भारी अखबार होगा। वहां तो बहुत से बंगाली भी काम करते होंगे। जी, बहुत से हैं। तनख्वाह क्या देते हैं? सबका पद अलग अलग है काका, 30, 40, 50, 100, 200, जिसका जैसा काम। मुखोपाध्याय ने मौका देखकर कहा, तब तो तुम्हारा पद भी बड़ा ही माना जाएगा। बेटा, मेरा एक काम करोगे? बताइए काका। मेरा मंझला लड़का, तुमने देखा ही है उसे, पिछले साल मैट्रिक में फेल हो गया। मैंने कितना समझाया कि बेटा 1 साल और पढ़ ले, पर उसने एक न सुनी। तब से घर पर खाली बैठा रहता है, गांव के आवारा लड़कों के साथ घूमता है, बांसुरी बजाता है, थिएटर करता है। अगर तुम साहब से कहकर उसे अपने दफ्तर में कोई छोटा मोटा काम दिला सको तो इस गरीब ब्राह्मण का बड़ा उपकार होगा। ये कहते हुए मुखोपाध्याय ने जमाई के दोनों हाथ पकड़ लिए। वसंत थोड़ा सटका गया और बोला, जी बिल्कुल काका, आप इतना संकोच मत कीजिए। अभी तो कोई जगह खाली नहीं है, पर जैसे ही कुछ होगा मैं पूरी कोशिश करूंगा। मुखोपाध्याय ने हाथ छोड़ते हुए भावुक होकर कहा, यही करना बेटा। देखो, तुम्हारे ससुर मेरे बचपन के मित्र हैं, हम एक ही पाठशाला में पढ़े हैं, हम दोनों तो हरिहर आत्मा है। तुम्हारे ससुर का तुम पर जितना अधिकार है उतना ही मेरा भी समझो। वसंत ने सिर झुकाया, जी वो तो है ही। इसके बाद देर तक बातें चलती रहीं। कोलकाता में घर कहाँ लिया है, कैसा है, दफ्तर से कितनी दूर है। रात गहराती देख मुखोपाध्याय ने विदा ली और वसंत अपनी सासू मां के बुलावे पर भीतर घर चला गया। अगली सुबह जब वसंत सोकर उठा और हाथ मुंह धोकर चाय पी रहा था, तभी उसकी सासू मां घूंघट थोड़ा नीचे सरका कर पास आकर खड़ी हुई। उनके चेहरे पर थोड़ी चिंता थी। वसंत ने पूछा, क्या बात है मां? सासू मां बोली, बेटा, निर्मला से एक बात सुनकर मुझे बड़ी फिक्र हो रही है। कौन सी बात मां?
क्या तुम्हारा दफ्तर रात का होता है? वसंत ने मुस्कुराकर कहा, जी माँ, बात यह है कि हमारा अखबार सुबह निकलता है, इसलिए मुझे रात के 9-10 बजे दफ्तर जाना पड़ता है और पूरी रात वहीं रहना होता है। फिर दिन में भी 2-4 घंटे के लिए जाकर देख रेख करनी पड़ती है। सासू माँ की चिंता और बढ़ गई। यही तो बात है बेटा, तुम निर्मला से कह रहे थे कि तुमने दिन रात के लिए एक दासी रख ली है जो उसे संभालेगी, पर निर्मला बेचारी का मन नहीं मान रहा। परदेश की जगह ऊपर से नई उम्र, पूरी रात घर में कोई पुरुष नहीं रहेगा। कल को कोई बीमारी परेशानी आ जाए, तुम्हें दफ्तर से बुलाना हो तो कौन जाएगा? निर्मला तो सोच सोच कर घुली जा रही है। तुम्हारे ससुर जी भी सुनकर माथे पर हाथ धरकर बैठ गए हैं। वसंत ने ढांढस बंधाया, उसकी कोई चिंता मत कीजिए मां, मैंने जो घर लिया है वो एक बड़ी हवेली का आधा हिस्सा है। दूसरे हिस्से में मकान मालिक सपरिवार रहते हैं। वैसे तो दोनों हिस्से अलग हैं, दरवाजे नल शौचालय सब अलग है, पर दोनों घरों के कमरों के बीच एक दरवाजा है। उसे खोलते ही दोनों घरों की महिलाओं का आना जाना आसानी से हो सकता है। मकान मालिक बड़ी उम्र के बहुत ही भद्र व्यक्ति हैं। उन्होंने मुझे भरोसा दिया है कि वे निर्मला का पूरा ख्याल रखेंगे। इसी समय दत्त महाशय भी वहां आ पहुंचे। बोले, बेटा वसंत, एक काम करो, वह दासी तो रहेगी ही, तुम साथ में रामा को भी ले जाओ। रामा ने निर्मला को अपनी गोद में खिलाकर पाला है, वो साथ रहेगा तो निर्मला को डर नहीं लगेगा और हम भी यहां निश्चिंत रहेंगे। वसंत थोड़ा हिचकिचाया, रामा को ले जाओ, पर दत्त महाशय ताड़ गए कि दामाद खर्च को लेकर दुविधा में है। बोले, तुम संकोच मत करो बेटा, मैं समझ रहा हूं कि अभी तुम्हारी नई नौकरी है, कोलकाता का खर्च है, तुम रामा का खर्च कैसे उठाओगे? तुम बस उसे 2 जून की रोटी दे देना, उसकी तनख्वाह जैसे यहां से मिलती है वैसे ही मिलती रहेगी। अब मना मत करो बेटा, उसे साथ ले जाओ, वो तुम्हारे बहुत काम आएगा। वसंत ने सिर झुकाकर आज्ञा मानी। जी, जैसा आप कहें। दोपहर के 2 बज चुके थे। वसंत, निर्मला और नन्ही मुन्निया की विदाई का समय आ गया। 3 बजे की गाड़ी थी। दत्त महाशय और हारान मुखोपाध्याय खुद स्टेशन तक गए और उन्हें गाड़ी में बिठाया। ट्रेन चलने ही वाली थी कि मुखोपाध्याय ने वसंत को फिर से अपने बेटे की नौकरी की बात याद दिला दी। जब निर्मला ने कोलकाता के अपने नए घर में कदम रखा तो वह दंग रह गई। घर छोटा था पर बहुत ही सुंदर और सजा हुआ था। ऊपर की मंजिल पर 2 बड़े कमरे थे, जिनकी दीवारों पर सुंदर रंगरोगन था और फर्श पर काले सफेद संगमरमर की टाइलें चमक रही थी। कमरे में महोगनी की पॉलिश वाले 2 बड़े पलंग बिछे थे, जिन पर दूध जैसी सफेद मच्छरदानियां लगी थी। अच्छी कुर्सियां, मेज और दीवार पर बड़े बड़े आईने टंगे थे। कमरों में बिजली के लट्टू, बल्ब लटक रहे थे और खिड़कियों पर महीन पर्दे लगे थे। नीचे का हिस्सा भी हवादार और साफ था। स्नानघर तो इतना सुंदर था कि उसकी दीवारों पर भी संगमरमर लगा था। कोलकाता का कोई जानकार व्यक्ति देखता तो तुरंत समझ जाता कि ऐसे घर का किराया 50 रुपए तो कभी नहीं हो सकता। पर निर्मला और रामा को इस बात का अंदाजा नहीं था। फिर भी सामान देखकर निर्मला ने पूछा, क्यों जी, क्या ये सब तुमने खरीदा है? ये तो बहुत महंगा सामान लग रहा है, बहुत पैसे लगे होंगे। वसंत ने हंसकर कहा, अरे नहीं, इनमें से मेरा एक भी नहीं है। मेरे पास इतने पैसे कहा, तो फिर किसका है? मकान मालिक का। नहीं, हमारे दफ्तर के बड़े साहब अभी विलायत, इंग्लैंड गए हैं, 6 महीने की छुट्टी पर है। उन्होंने मुझसे कहा कि वसंत, मैं अपना सामान फालतू में गोदाम में रखकर किराया क्यों भरूं? तुम इसे अपने घर ले जाओ और इस्तेमाल करो। जब मैं वापस आऊंगा तब ले लूंगा, बस इसे सहेज कर रखना। मैंने सोचा मुझे भी सामान तो खरीदना ही पड़ता, तो क्यों ना अभी इसी से काम चला लिया जाए। जब साहब आएंगे तब अपना खरीद लेंगे। साहब ने ही कुली का 17 रुपया किराया देकर यह सब यहां भिजवाया है। भोली निर्मला ने गाल पर हाथ रखकर विस्मय से कहा, ओ मां, कुली का 17 रुपया और ये बिजली के पंखे? वसंत ने सहजता से कहा, ये सब भी बड़े साहब का ही है। उस रात वसंत घर पर ही रुका। बोला, शुभ घड़ी की छुट्टी ली थी ना, कल दोपहर का खाना खाकर एक बार दफ्तर जाऊंगा और फिर कल रात से काम पर जाना शुरू करूंगा। 1 सप्ताह बीतने के बाद
एक दिन दोपहर की ढलती धूप में निर्मला ने अपने पति वसंत से एक ऐसी बात छेड़ी जिसने घर के वातावरण में थोड़ी हैरानी और थोड़ा कौतूहल भर दिया। निर्मला ने बड़े संकोच से पूछा, हाँ जी, मैंने सुना है कि इस घर का किराया 100 रुपए है। तुमने तो मुझसे कहा था कि सिर्फ 50 रुपए है। वसंत ने चौंक कर अपनी पत्नी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, भला तुमसे ये किसने कह दिया? निर्मला बोली, मकान मालिक की बेटी सुहासिनी से मेरी गहरी सहेली हो गई है। जब तुम दोपहर में काम पर निकल जाते हो तब वह आती है। उसने मुझे लूडो खेलना सिखाया है। हम दोनों मिलकर लूडो खेलते हैं। आज खेलते खेलते सुहास ने मुझसे पूछा, भाई तुम्हारे पति का वेतन कितना है? मैंने कहा 150 रुपए। तो वह तपाक से बोली, कभी नहीं, तुम्हारे पति की तनख्वाह निश्चित ही इससे कहीं ज्यादा है। भला जिसका वेतन 150 रुपए हो वो क्या कभी 100 रुपए महीने का घर किराए पर ले सकता है? वसंत खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, ओ अच्छा, तो ये बात है, अब समझा। सुनो, जब मैंने ये घर किराए पर लिया था तब मकान मालिक ने मुझसे कहा था, मैंने बहुत खर्च करके ये घर बनवाया है, इसका किराया मैंने 100 रुपए ही तय किया था। पर 100 रुपए कोई देना नहीं चाहता, इसलिए घर खाली पड़ा रहता है। मैं आपको ये 50 रुपए में ही दे रहा हूं, पर किसी से कहिएगा मत। अगर कोई पूछे तो 100 रुपए ही बताइएगा, क्योंकि अगर कल को आप ये घर छोड़ दें तो कोई दूसरा फिर 50 से ज्यादा नहीं देना चाहेगा। अब महिलाओं के पेट में तो बात पचती नहीं, इसीलिए शायद उन्होंने घर में कह दिया होगा कि किराया 100 रुपए मिलता है। निर्मला ने राहत की सांस ली और बोली, ओ, अब जाकर मुझे सारी बात समझ में आई। वसंत ने उसे समझाते हुए कहा, अब अगर दोबारा ये बात उठे तो तुम कह देना कि हाँ, किराया तो 100 रुपए ही तय हुआ है, पर उन्हें ये सारे पैसे अपनी जेब से नहीं देने पड़ते। आधा घर किराया तो उन्हें दफ्तर की तरफ से मिलता है। निर्मला मुस्कुराई, अच्छा, अब यही कहूंगी। वसंत की दिनचर्या कुछ ऐसी थी कि वह सुबह करीब 9 बजे दफ्तर से लौटता, आकर स्नान करता, भोजन करता और फिर थोड़ा विश्राम करके दोबारा बाहर निकल जाता। किसी दिन शाम के 5 बजे लौटता तो किसी दिन 6 बजे, फिर रात के 9 या 10 बजते ही वह दोबारा काम पर निकल जाता। पहले ही दिन उसने निर्मला से कह दिया था, रात के लिए मेरा खाना मत बनाना, मैं दफ्तर में ही खाता हूं। रात में काम करने वालों के लिए दफ्तर के खर्चे पर ही रोज खाना तैयार होता है, इसलिए निर्मला एक वक्त बनाकर दोनों वक्त खा लेती थी। दासी दुर्गा, जो रामा की ही बिरादरी की थी, अपने और रामा के लिए भोजन तैयार करती थी। वह भी एक ही समय चूल्हा जलाती, इसलिए शाम को घर में धुआं नहीं उठता था। वसंत ने रामा को बाजार का रास्ता और दुकानें पहचानवा दी थी। अब सारा सौदा सुलफ रामा ही करता था। दासी दुर्गा रोज ग्वाले के घर जाकर अपनी आंखों के सामने शुद्ध दूध दुहवा कर लाती थी। एक दिन रामा ने बड़ी नम्रता से पूछा, जमाई बाबू, आपने अपना दफ्तर तो मुझे अभी तक दिखाया ही नहीं। अगर कभी अचानक कोई जरूरत पड़ जाए तो मैं कहाँ जाऊंगा? वसंत ने उसे टालते हुए कहा, अभी कुछ दिन और रुक जा रामा, फिर एक दिन तुझे साथ ले जाऊंगा। पहले कोलकाता के रास्तेग्लियों की तुझे आदत तो हो जाए, वरना पता चला कि बुढ़ापे में मोटर के नीचे दबकर अपनी जान गंवा बैठा। एक शाम जब वसंत घर लौटा तो निर्मला ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, सुनो जी, आज सुहास ने मुझसे एक बड़ी मजेदार बात कही। वसंत ने पूछा, कैसी बात? निर्मला बोली, उसने क्या कहा जानते हो? बोली, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे पति रोज रात को घर पर नहीं रहते, घर पर खाते भी नहीं, रात के 9-10 बजे चले जाते हैं और अगले दिन 9 बजे लौटते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? मैंने उससे कहा, क्या करे भाई, छापे खाने की नौकरी है, रात भर अखबार छपते हैं और सुबह निकलते हैं, इसलिए वह रात को घर पर नहीं रह सकते। इस पर सुहास ने चुटकी लेते हुए कहा, तुम तो बड़ी भोली हो बहन, अगर मेरे पति मुझसे ऐसी बात कहते तो मैं कभी विश्वास नहीं करती। मैं तो यही मानती कि मुझे बेवकूफ बनाकर। इतना कहकर निर्मला अचानक रुक गई। वसंत ने उत्सुकता से पूछा, बेवकूफ बनाकर क्या? निर्मला ने मुंह घुमा लिया, रहने दो, मैं वो गंदी बात नहीं कहूंगी। वसंत हंसते हुए बोला, तुम्हारी सहेली ने पक्का यही कहा होगा कि अगर मैं होती तो सोचती कि पति मुझे बुद्धू बनाकर शायद किसी गलत जगह कुस्थान जाकर रात बिताते हैं। निर्मला हंस पड़ी और बोली, हाँ यही, पर उसने इतने कड़े शब्दों में नहीं कहा था। उसने कहा था, शायद कहीं
और हवा खाने जाते हैं। पहले तो मैं हवा खाना का मतलब ही नहीं समझ पाई, बाद में उसने समझाया। पर तुम तो इशारे में ही समझ गए। उफ, तुम्हारी बुद्धि तो बड़ी तेज है। वसंत भी हंसने लगा और बात बदलते हुए पूछा, सुहास अभी और कितने दिन मायके में रहेगी? पूजा तक। पूजा के समय उसके पति आएंगे और फिर उसे लेकर वापस पश्चिम की ओर चले जाएंगे। इसके कुछ दिनों बाद एक दिन वसंत ने अचानक पूछा, हाजी, क्या तुमने भ्रांति विलास ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पुस्तक पढ़ी है? निर्मला चकित होकर बोली, हाँ, पढ़ी है। तुम ही तो वो किताब खरीद कर मुझे मायके में दे आए थे। पर आज ये बात क्यों पूछ रहे हो? वसंत ने बड़ी गंभीरता से कहा, अच्छा बताओ, कल दोपहर 2 बजे मैं कहा था। कैसी बात करते हो? तुम यहीं लेटे हुए सो रहे थे। क्या कल सारा दिन मैं एक बार भी घर से बाहर निकला था? नहीं, तुम तो रात के 9 बजे ही दफ्तर गए थे। पर यह सब पूछ क्यों रहे हो? वसंत ने सिर खुजलाते हुए कहा, बड़ा अजीब किस्सा हुआ है। आज दोपहर जब मैं दफ्तर पहुंचा तो एक आदमी ने मुझसे कहा, कल दोपहर 2 बजे आप मोटर में बैठकर कहाँ जा रहे थे? मैंने कहा, मजाक मत कीजिए, मैं तो कहीं नहीं गया, कल सारा दिन घर पर ही था। पर वो अड़ गया। बोला, कमाल है, आप पीले रंग की मोटर में बैठकर हैरिसन रोड से जा रहे थे। आपके बगल में एक बुजुर्ग जैसे व्यक्ति बैठे थे और आप कह रहे हैं कि आप नहीं गए। मैंने उसे बहुत समझाया कि भाई, वो मैं नहीं खा। तुमने मेरे जैसे शक्ल के किसी और को देखा होगा। पर वो मानने को तैयार ही नहीं था। बोला, नहीं, निश्चित ही आप ही थे। बिल्कुल वैसी ही शक्ल, वैसा ही पंजाबी और कंधे पर वैसा ही दुपट्टा। आपके सिवा कोई हो ही नहीं सकता, है न? बिल्कुल भ्रांति विलास जैसा संयोग। निर्मला ने विस्मय से आंखें फाड़ दी। सच में, ये तो बड़ी ही आश्चर्यजनक बात है। कुछ दिनों बाद एक शाम निर्मला ने फिर वसंत को घेरा। हाँ जी, क्या तुम दफ्तर से कहीं और गए थे? वसंत ने पूछा। नहीं तो। पर क्यों? निर्मला बोली, सुहास के मुंह से सुना कि आज उसके पिता ने देखा है कि तुम एक पीली मोटर में बैठकर हावड़ा स्टेशन की तरफ जा रहे थे। वसंत कुछ देर मौन रहा, फिर जैसे डरते हुए बोला, लो, ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। जरूर वही हमशक्ल आदमी होगा। अच्छा सुनो, अगर कभी मैं घर पर न रहूं और वह आदमी यहां आकर तुम्हें पुकारे तो तुम तो खुशी खुशी उसके साथ चली जाओगी। निर्मला सिहर उठी। हे भगवान, रक्षा करना। वसंत ने मजाक किया। क्यों, बुरा क्या है? गरीब पति की जगह अमीर पति मिल जाएगा। बड़ी मोटर में बैठकर घूमोगी और मैं बेचारा आंखें फाड़कर देखता रह जाऊंगा। निर्मला ने चिढ़कर कहा, देखो, अगर फिर ऐसी उल्टी सीधी बातें की तो मैं तुमसे बात करना ही छोड़ दूंगी। देखते ही देखते आश्विन का महीना आ गया। सुहासिनी के पति पश्चिम से आ पहुंचे। वो वसंत की ही उम्र के थे। जल्द ही दोनों के बीच अच्छी जान पहचान और मेलजोल हो गया। सप्तमी पूजा का दिन है। शाम के 5 बज रहे हैं जब वसंत ने अचानक जाने की तैयारी की और बोला, आज मैं अभी निकल रहा हूं। दफ्तर में काम का भारी बोझ है। आज शाम को मैं लौट नहीं पाऊंगा। कल सीधे सुबह 9 बजे ही आऊंगा। निर्मला ने तनिक उल्हाना देते हुए कहा, भला ये भी कोई नौकरी है बापू? पूजा के इन 3 दिनों में भी छुट्टी नहीं। वसंत ने समझाते हुए कहा, छुट्टी को तो चूल्हे में डालो। काम की और भी अधिक भीड़ है। रेल, डाकघर, समाचार पत्र और थिएटर में जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें पर्वत त्योहारों पर छुट्टी तो मिलती नहीं, बल्कि काम चौगुना बढ़ जाता है। पति के चले जाने के बाद निर्मला ने दासी दुर्गा को सुहासिनी के पास भेजकर एक उपन्यास मंगवाया और उसे ही पढ़ने बैठ गई। अन्य दिनों की भांति आज संध्या को उसने न तो स्नान किया, न ही वस्त्र बदले। आज उसे इन सब कार्यों में कोई उत्साह महसूस नहीं हुआ। 6 बजे सुहासिनी आई और बोली, तुम्हारी दासी से सुना कि आज दादा बाबू शाम को नहीं आएंगे। निर्मला ने उत्तर दिया, हाँ, वो तो 5 बजे ही निकल गए। एक काम करोगी भाई? सुहासिनी ने चाहक कर पूछा। क्या? हम थिएटर जा रहे हैं। मेरे पति ने मेरे और मां के लिए एक बॉक्स लिया था। मां पहले जाने वाली थी, पर अब उनका मन नहीं है। तुम मुन्निया को लेकर मेरे साथ चलो न भाई। निर्मला ने पुस्तक बंद की और दुविधा में पूछा, चलूं? पर उनसे तो कुछ पूछा ही नहीं। सुहासिनी ने हाथ पकड़कर कहा, अरे,
उसके लिए क्या सोचना। पर तुम्हारे पति कहाँ बैठेंगे? वो कभी बॉक्स में नहीं बैठते। कहते हैं कि औरतों के बीच बैठने में उन्हें लज्जा आती है। चलो चलो, जल्दी से कपड़े बदल लो, मुन्निया को दूध पिला दो, ठीक 7 बजे निकलना होगा। कौन सा नाटक है? कृष्णकांत का वसीयतनामा। वही, भ्रमर और रोहिणी वाला? हाँ वही। तो फिर चल रही हो ना? इच्छा तो बहुत हो रही है जाने की। रामा को भी साथ ले लो। तुम और मैं गाड़ी के भीतर बैठेंगे और रामा कोचवान के बगल में बैठ जाएगा। मेरे पति ने कहा है कि वह ट्राम से आएंगे। अच्छा, रामा से पूछती हूं। निर्मला ने उसे बुलाया और सुहासिनी के प्रस्ताव की बात बताकर पूछा, रामुदा, जमाई बाबू से तो कुछ पूछा नहीं गया? इस तरह जाने से वो बाद में क्रोधित तो नहीं होंगे? रामा ने ढांढस बंधाया, नहीं, वो क्रोध क्यों करेंगे? कोई बुरा काम तो हो नहीं रहा। अंततः निर्मला ने थिएटर जाने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और सजने संवरने में जुट गई। निर्मला और सुहासिनी जब थिएटर के अपने बॉक्स में पहुंची, तब तक अभिनय आरंभ हो चुका था। दोनों एकाग्र होकर नाटक देखने लगी। पहला अंक समाप्त हुआ तो रोशनियां जल उठीं। सोडा नींबू पानी और पान सिगरेट बेचने वालों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। निर्मला और सुहासिनी अन्य बॉक्सों में बैठी महिलाओं के पहनावे और गहनों को निहारने लगी। कुछ बॉक्सों में महिलाओं के साथ पुरुष भी बैठे थे। तभी उनकी दृष्टि नीचे की सीटों पर पड़ी। सुहासिनी अचानक चिल्ला उठी, अरे भाई, वो मुन्निया के बाबा नहीं है क्या? निर्मला ने चौंक कर पूछा, कहां? वही, बिल्कुल सामने वाली गद्देदार सीट के बीच में। निर्मला ने उस व्यक्ति को गौर से देखा और बोली, हाँ वही तो है, पर वो यहां कैसे आए? मुझसे तो कह गए थे कि शाम से ही दफ्तर में बहुत काम है। सुहासिनी ने तर्क दिया, इसमें आश्चर्य कैसा? अखबार वालों को थिएटर के नाटकों की समीक्षा लिखनी होती है, वरना थिएटर वाले विज्ञापन कैसे देंगे? उनके दफ्तर से कोई और नहीं मिला होगा, तो आज उन्हें ही भेज दिया होगा। निर्मला को जैसे सांत्वना मिली, वह बोली, हाँ ये हो सकता है। तभी मुन्निया ने हठ पकड़ लिया, मां, मैं पापा के पास जाऊंगी। यहां से मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, मैं पापा के पास बैठूंगी। निर्मला ने समझाया, कैसे जाएगी? तुझे रास्ता पता है, कहीं खो गए तो? अगर वो हमें देखेंगे तो खुद यहां आएंगे, तब तू साथ चली जाना। निर्मला एकटक उस दिशा में देखती रही कि कब नजरें मिले, पर वो व्यक्ति ऊपर की ओर देख ही नहीं रहा था। तभी संगीत थमा, रोशनी बुझी और दूसरा अंक आरंभ हो गया। दूसरा अंक समाप्त हुआ और जब फिर रोशनी जली तो देखा कि वह सीट खाली है। थोड़ी देर बाद निर्मला की नजर अपने सामने के विपरीत वाले बॉक्स पर पड़ी। वहां उसका पति प्रवेश कर रहा था और 2 युवतियों से बातें कर रहा था। एक थोड़ी भारी शरीर की थी और दूसरी दुबली पतली। उन दोनों के बीच एक 7-8 साल का बालक बैठा था। ये देखकर निर्मला आश्चर्य से जड़ हो गई। सुहासिनी मुंह छिपाकर मुस्कुराने लगी। मुन्निया फिर चहकी, वो देखो मां, पापा वहां आए हैं, मैं पापा के पास जाती हूं। निर्मला ने कहा, जाकर बुला ला। बालिका चली गई। निर्मला ने सुहासिनी से पूछा, भाई ये कौन है? वो उनसे बात क्यों कर रहे हैं? सुहासिनी ने चुटकी ली, इतनी सी बात समझ नहीं पाई भोलीराम। उन दोनों में से एक तुम्हारी उपसौतन है। उन्हीं के दफ्तर में तो तुम्हारे पति रोज रात को नौकरी करने जाते हैं। निर्मला स्तब्ध होकर उस बॉक्स की ओर देखती रही। उसे रोना आने लगा। आधे मिनट बाद ही उसने देखा कि उसका पति उस बॉक्स से बाहर निकल गया और ओझल हो गया। थोड़ी ही देर में मुन्निया वापस आ गई। उसकी आंखों से झरझर आंसू गिर रहे थे। निर्मला ने घबराकर उसे गले लगाया और पूछा, क्या हुआ मुन्निया, क्या बात है? मुन्निया सुबकते हुए बोली, मां, पापा ने कहा कि मैं तेरा पापा नहीं हूं। बोले, मैं तो तुझे पहचानता ही नहीं बच्ची। किसकी बेटी है तू? कहाँ रहती है? और वो अपमान के मारे जोर जोर से रोने लगी। निर्मला ने राहत की सांस ली। ओ मां, रक्षा हुई। छी छी राम राम, मैंने किसे अपना पति समझ लिया था। नहीं रे मुन्निया, वो तेरे पापा नहीं थे। बिल्कुल उनके जैसी शक्ल का कोई और आदमी है। तू तो उनकी आंखों की पुतली है। भला वो तुझे कैसे कह सकते हैं कि मैं तेरा पिता नहीं हूं? सुहासिनी उलझन में बोली, भाई तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। निर्मला ने समझाया, क्यों,
क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? शायद बताना भूल गई। उस दिन तुमने कहा था न कि तुम्हारे पिता ने उन्हें पीले रंग की मोटर में हावड़ा स्टेशन जाते देखा है। वो नहीं थे। बिल्कुल उनके जैसी शक्ल का इस कोलकाता में एक और आदमी है जो पीली मोटर में घूमता है। उनके कई मित्रों ने उसे देखकर उन्हें ही समझा है। उन्होंने खुद मुझे ये बात बताई थी। सुहासिनी ने विस्मय से कहा, क्या कह रही हो? ये तो बड़ा आश्चर्य है। उसी समय थिएटर की दासी को वहां से जाते देख निर्मला ने उसे बुलाया और कहा, सुनो दाई, जरा बाहर जाकर देखाओ तो, क्या कोई पीले रंग की निजी मोटर गाड़ी वहां खड़ी है? अगर हो तो पूछना किसकी गाड़ी है। अच्छा, कहकर दासी चली गई। कुछ देर बाद लौटकर बोली, हाँ, पीले रंग की मोटर खड़ी है। ड्राइवर कह रहा था कि यह भवानीपुर के हेमंत बाबू की गाड़ी है। निर्मला ने विजयी मुस्कान के साथ सुहासिनी की ओर देखा और बोली, सुना तुमने? संगीत बंद हुआ, रोशनी बुझी और तीसरा अंक आरंभ हुआ। अगले दिन सुबह 9 बजे जब वसंत घर आया तो निर्मला ने पूछा, हाँ जी, क्या कल तुम थिएटर गए थे? वसंत ने चकित होकर कहा, थिएटर? क्या तुमने कोई सपना देखा है? कल शाम से आज सुबह 7 बजे तक तो मुझे माथे का पसीना पोंछने की फुर्सत नहीं मिली। मैं थिएटर देखने जाऊंगा। कमाल है तुम्हारा भी। निर्मला ने तब रात की सारी घटना विस्तार से सुनाई। सुहासिनी ने पहले क्या संदेह किया था और फिर दासी भेजकर खबर मंगवाने की बात भी बताई। सुनकर वसंत हंस पड़ा और बोला, तो तुमने भी उसे देख ही लिया? कितना अनर्थ हो जाता अगर वो आदमी तुमसे कहता, चलो घर चले, तो तुम तो खुशी खुशी उसके साथ चली जाती। निर्मला ने चिढ़कर कहा, जाओ, रहने दो, रोज रोज एक ही मजाक अच्छा नहीं लगता। दूर से देखा था इसलिए धोखा हो गया। क्या पास से बुलाने पर भी मैं अपनी पहचान भूल जाती? वसंत ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मेरी अपनी बेटी ही उसे पहचान नहीं पाई और उसे बाबा कहकर पुकारने लगी, तो मेरे ससुर की बेटी भला क्या खाक फर्क समझ पाती? निर्मला ने बात काटते हुए कहा, जो हुआ सो हुआ। अब मैं कभी भी तुम्हारे बिना एक कदम भी घर से बाहर नहीं जाऊंगी। कार्तिक मास का मध्य रहा होगा जब निर्मला पर एक नई विपदा आन पड़ी। एक शाम नियत समय पर वसंत दफ्तर चला गया, परंतु अगले दिन वह सुबह वापस नहीं लौटा। 10 बजे, फिर 11 बजे, घड़ी की टिक टिक के साथ निर्मला की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। उसने रामा को बुलाकर कहा, रामुदा, तुम एक बार दफ्तर जाकर खबर तो ले आओ। समझ नहीं आता कि वे अब तक क्यों नहीं लौटे। रामा ने बेबसी से कहा, मेज दी दीमनी, मैंने कितनी बार कहा कि जमाई बाबू ने मुझे अपना दफ्तर दिखाया ही नहीं। भला मैं कहाँ जाऊं? निर्मला की आंखों से आंसू छलक आए। तब क्या होगा रामुदा? मैं मकान मालिक बाबू को बुला लाता हूं। वे शहर के दफ्तरों को जानते होंगे, मैं उनके साथ चला जाऊंगा। निर्मला ने सिसकते हुए कहा, जाओ दादा, जल्दी जाओ। निर्मला बड़ी व्याकुलता से राह तकने लगी। तभी बीच का दरवाजा खुला और मकान मालिक की पत्नी भीतर आई। उन्होंने पूछा, क्यों बेटी, रामू कह रहा है कि दामाद जी अब तक घर नहीं आए। हाँ मां, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। अब क्या होगा? डरो मत बेटी, शायद काम में कहीं अटक गए होंगे। उन्होंने कहा है कि एक बार बेटी से पूछ लो कि दामाद जी किस दफ्तर में काम करते हैं, वो अभी जाकर पता लगा लेंगे। निर्मला ने रोते हुए बताया, अखबार के दफ्तर में काम करते हैं। वो तो ठीक है, पर कौन सा अखबार? अंग्रेजी अखबार है मां। पर उसका नाम क्या है? अंग्रेजी के तो कितने ही अखबार निकलते हैं कलकत्ता में। नाम तो मुझे नहीं पता मां, बस इतना जानती हूं कि अंग्रेजी अखबार है। अच्छा, मैं कर्ता से पूछती हूं। ठहरो। 5 मिनट बाद वे लौटकर बोली, वे टैक्सी लेकर निकल गए हैं। कह गए हैं कि शहर के सभी बड़े अंग्रेजी अखबारों के दफ्तर में जाकर पूछताछ करेंगे। निर्मला ने दोपहर तक अन्न का दाना नहीं छुआ था। मकान मालिक की पत्नी ने उसे खिलाने की बहुत कोशिश की, पर निर्मला का रुदन न थमा। नहीं मां, जब तक उनकी कोई खबर नहीं मिलती, मेरे गले से पानी भी नहीं उतरेगा। अंत में बड़ी मुश्किल से उन्होंने निर्मला को एक गिलास शरबत पिलाया और अपने घर गई। दोपहर के 1:30 बज चुके थे जब मकान मालिक वापस लौटे। उनकी पत्नी ने आकर निर्मला को भारी मन से बताया, वे कलकत्ता के हर एक अंग्रेजी अखबार के दफ्तर हो आए हैं, पर वसंत कुमार बसु नाम का कोई आदमी कहीं भी नौकरी नहीं करता। निर्मला का कलेजा मुंह को आ गया। उसने बिलखते हुए कहा,
मेरे पिताजी को तुरंत टेलीग्राम भेज दीजिए कि वे यहां आ जाएं। उसने पिता का पता बता दिया। सूरज ढल गया, शाम की धुंधली चादर फैल गई, पर न तो वसंत का कोई समाचार आया और न ही पिता पहुंचे। रात के 11 बज रहे थे। अचानक दरवाजे की सांकल खटखटाई गई। निर्मला को लगा कि पिता आ गए। वो दौड़कर बाहर गई और द्वार खोल दिया। सामने उसका पति खड़ा था, पर वह अकेला नहीं था। उसके हाथ में वही 7-8 साल का बालक था। पति के बाल बिखरे हुए थे और चेहरा सूख कर आधा रह गया था। उसने कांपती आवाज में पुकारा, निर्मल। उसी क्षण खुली देहरी के बाहर निर्मला की नजर सड़क पर खड़ी उस बड़ी पीली मोटर कार पर पड़ी। निर्मला एक अनजाने भय से चीख उठी और 2-3 कदम पीछे हट गई। डरो मत निर्मला, मैं तुम्हारा ही स्वामी हूं, कोई और नहीं। इस समय सीधे निमतल्ला घाट से आ रहा हूं। उस दिन थिएटर के बॉक्स में तुमने जिस दुबली स्त्री को देखा था, वह सच में तुम्हारी सौतन नहीं थी। वो मेरी पहली पत्नी थी। उसे अभी मुखाग्नि देकर आ रहा हूं। और ये लड़का जिसे तुमने बॉक्स में देखा था, आज से तुम्हारा अपना बेटा है। ये सुनकर वह बालक फूट फूट कर रोने लगा। एक पल में निर्मला सारा रहस्य समझ गई। उसने झपट कर उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और पति का हाथ पकड़कर कहा, भीतर आओ। वसंत, या कहे कि हेमंत, क्योंकि इस दुर्भाग्यपूर्ण कहानी का असली नाम हेमंत ही था, बोला, ठहरो, जरा गाड़ी का प्रबंध कर दूं। उसने बाहर जाकर ड्राइवर से कहा, विनोद, गाड़ी लेकर वापस निमतल्ला जाओ और उन सबको घर पहुंचाकर गाड़ी वहीं खड़ी कर देना। आज रात मैं और खोका यही रहेंगे। कल सुबह 9 बजे गाड़ी लेकर आना। निर्मला ने रसोई में जाकर फुर्ती से नींबू और चीनी का शरबत बनाया और पति और पुत्र को पिलाया। उसने पूछा, हाँ जी, क्या थोड़ा भात चढ़ा दूं? हेमंत ने धीरे से कहा, मैं तो कुछ खा नहीं पाऊंगा, और खोका भी भात बनने तक सो जाएगा। दूध हो तो इसे पिला दो। लगता है आज दिन भर तुमने कुछ नहीं खाया। न खाने के बराबर ही समझो। कई दिनों से खोका की मां बीमार थी। कल रात 10 बजे भवानीपुर वाले घर पहुंचा तो देखा कि हालत बहुत बिगड़ चुकी है। तब से आज दोपहर 3 बजे तक यमराज और मनुष्य का युद्ध चलता रहा। 3 बजे सब समाप्त हो गया। दाह संस्कार के प्रबंध में शाम हो गई। मैं आ नहीं सका, तुम चिंता करोगी। ये याद तो आया, पर किसी के हाथ खबर भेजने की सुध नहीं रही। तुमने कुछ खाया? निर्मला बोली, दोपहर को बस शरबत पिया था। हेमंत ने एक लंबी ठंडी सांस ली और कहा, मैं जानता था। अच्छा, 2 कौर भात चढ़ा ही दो, हम दोनों साथ बैठकर खाएंगे। मुन्निया कहाँ है? वो ऊपर सो रही है, तुम ऊपर चलो। ऊपर के कमरे में जाकर निर्मला उस बालक को गोद में लेकर सोफे पर बैठ गई और उसे दूध संदेश खिलाने लगी। हेमंत पलंग पर बैठ गया और अपनी सोई हुई बेटी मुन्निया को गोद में उठाकर उसके माथे को चूमने लगा। वो बुदबुदाया, मुन्निया, जब तूने मुझे पापा कहा था तो मैंने कहा था कि मैं तेरा बाप नहीं हूं। उस दिन मेरी बच्ची बहुत रोई थी। मैं तेरा बाप नहीं हूं, ये कहते हुए मेरा सीना फट गया था रे मुन्निया, क्या तुझे पता है? हेमंत ने अपनी सोई हुई बेटी को जोर से सीने से लगा लिया। अगले दिन सुबह 10 बजे की गाड़ी से माधव दत्त महाशय हड़बड़ाए हुए आ पहुंचे। सारा किस्सा सुनकर वे कुछ देर तक स्तब्ध बैठे रहे। पहले तो उन्हें अपने दामाद पर बहुत क्रोध आया, परंतु जब उन्हें पता चला कि भले ही इंग्लिशमैन की नौकरी वाली बात बनावटी थी, पर वह दलाली का व्यवसाय पूर्णतः सत्य है और वह व्यवसाय इतना फैला हुआ है कि जमाई बाबू साल के लाखों रुपए कमाते हैं, तो उनका सारा क्रोध बर्फ की तरह पिघल गया। अगले दिन दत्त महाशय ने दामाद से पूछा, अच्छा बेटा, जब पहली बार हमारी भेंट हुई थी तब तुमने अपनी पहचान क्यों छिपाई थी? हेमंत ने सरलता से कहा, जी नहीं। निर्मला को घर ले जाने के लिए जब आप गंगा घाट पर पालकी लेकर आए थे और आपने मेरा नाम पूछा था तो मैंने अपना असली नाम ही बताया था, हेमंत कुमार बसु। घर ले जाकर आप ही मुझे वसंत वसंत कहकर पुकारने लगे। मैंने विरोध नहीं किया क्योंकि मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं लगी। पर तुम गरीब बनकर क्यों रहे? जी, कुलीन कायस्थ का बेटा हूं। उम्र 30 साल हो चुकी थी। अगर गरीब न बनता तो इतने साल तक कुंवारा रहने की क्या सफाई देता? और अगर आप सच जान जाते तो क्या अपनी बेटी सौतन के ऊपर ब्याहते?
निर्मला ने एक लंबे पत्र में सुहासिनी को सारी बात विस्तार से लिख भेजी। अंत में उसने लिखा, सुहास, तुमने जो अनुमान लगाया था वही सच निकला। वे रात को नौकरी करने नहीं जाते थे, बल्कि मुझे बुद्धू बनाकर हवा खाने ही जाते थे। पर सौभाग्य की बात यह है कि वो हवा शुद्ध थी, दूषित नहीं। स्वर्गवासी पत्नी के श्राद्ध का कार्य संपन्न होने तक हेमंत ने निर्मला को उसी किराए के घर में रखा। उसके बाद एक शुभ दिन देखकर हेमंत की माता ने अपनी नूतन बहू का स्वागत किया और उसे वरण करके अपने घर की लक्ष्मी बनाया। समाप्त।